आचार्य रजनीश का इतना बड़ा नाम था, उनके परिवार की संतान थी और संस्कार को कलाकृति में परिवर्तित करने का उसने सफल प्रयास किया था। तो मैंने यूं ही उसको हाँ कह दिया, मैं आऊंगा, और आज मैं आ गया। तब मैंने उसे जिज्ञासा से पूछा था कि बहन, कला में रुचि पहले से थी, कहीं शिक्षा दीक्षा हुई थी, आप ये सब कर रही हो? उसने कहा नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं, मेरा अंतर्मन मुझे जहां ले गया मैं वहीं पहुंच गई और कला के माध्यम से मैं प्रकट हो गई। मुझे तो कभी ओशो के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। जब वो अहमदाबाद आए थे तब हम बहुत छोटे थे, लेकिन याद जरूर है कि वो आए थे। मतलब मैं स्वयं कोई आर्ट क्रिटिक नहीं हूं, न आर्टिस्ट हूं, और इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इस कला का आस्वाद कर सकता हूं, उसका प्रसाद आपको नहीं दे पाता हूं। और कभी कभी मैं अगर उसका प्रसाद आपको दूं तो आपको आनंद तो होगा, लेकिन शायद आस्वाद का आनंद कुछ और होता है, और जो मैंने आज अनुभव किया है। जो चीजें उन्होंने ओशो से सीखी, जिन बातों को धर्म का अधिष्ठान था, शास्त्रों का अनुमोदन था, उन्हीं सिद्धांतों को कला के माध्यम से जीने का प्रयास किया है। और कलाकार कभी किसी और के लिए काम नहीं करता है।
प्रतीक्षा पूर्व के बचपन की कुछ यादें आती हैं। बचपन से ही वह अत्यंत विलक्षण प्रतिभा की धनी रही। स्कूल में सदा प्रथम आती रही। अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य चीज़ों में भी उसकी बड़ी रुझान थी। विशेषकर रंगों से उसे बहुत लगाव रहा। रेखा चित्र बनाती थी, बड़े सुंदर खूबसूरत। उसकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी, करीब करीब जैसे प्रिंटेड लिखाई हो ऐसा लगता था। रंगों से उसे विशेष लगाव था। कपड़े, रंग मैचिंग, डिज़ाइन, वो खुद अपने तरफ से डिज़ाइन सोचती थी कि कपड़े कैसे होने चाहिए और वैसे कपड़े वो बनवाती थी। सद्गुरु ओशो साल में 3-4 बार घर आते थे और हमेशा उसके लिए स्केच पेन गिफ्ट में लाते थे। उन्हें पता था कि इसको रंगों का बड़ा शौक है, चित्र बनाने का बड़ा शौक है। 2 प्रकार की अभिव्यक्तियां, लिखना और बोलना, दोनों में ही वह अत्यंत प्रवीण थी। विशेषकर निबंध लेखन में उसकी प्रतिभा विलक्षण थी और बोलने में बहुत मृदुभाषी, व्याकरण में सटीक और प्रेमपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना। वह भाषा की भी धनी, लिखने में भी और बोलने में भी। ये उसकी कुछ विशेषताएं रहीं। एक बात और मुझे याद आती है कि वह सदा नई सूझबूझ से, अपने मौलिक विचार से कुछ करती थी। स्वतंत्र चिंतन उसका बचपन में ही प्रकट था और स्वतंत्र चिंतन के साथ अनुशासन जुड़ा हुआ था, आत्म अनुशासन। इन दोनों चीज़ों का संयोग बड़ा विरल होता है। जो लोग स्वतंत्रतावादी होते हैं वो अक्सर अनुशासनहीन हो जाते हैं। प्रतीक्षा में स्वतंत्र चिंतन के साथ आत्म अनुशासन था और यही कारण है कि वह अपनी कलाओं का धीरे धीरे विकास करती गई उम्र के साथ साथ और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि उसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये ओशो की भतीजी हैं, अद्भुत वक्ता हैं और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पेज पर स्पीकिंग ट्री में आप अब तक इनके करीब 200 लेख छप चुके हैं। प्रतीक्षा अपूर्व।
बचपन से ही प्रतीक्षा अपने परिवार के अन्य बच्चों से एकदम अलग थी। मुझे याद आती है वो सरल, सुंदर, सौम्य और शांत नन्ही बच्ची जिसकी तोतली बाणी और मीठी मीठी बातों से वो सबका मन मोह लेती थी। उसकी हर बात में एक आर्टिस्टिक टच हुआ करता था। बचपन में जो नन्हे हाथों में क्रेयॉन्स पकड़कर कागज़ पर रेखाएं खींचती, रंग भरती, तो दूसरे लोग उसे गूदगादी कहते, लेकिन मुझे हमेशा उसमें उसके रंगों के चयन में, उसके संयोजन में एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता था। आज जब मैं उसकी पेंटिंग्स देखता हूँ तो मेरा मन आनंद से भर जाता है और भीतर एक स्वर उठता है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी चित्रों में सत्य का, सुंदरता का और शिवम का एक अनूठा संगम है। हमारे परिवार में सदा से एक धारा चली आ रही हैं, दो धाराएं, एक कला की, एक आध्यात्म की। दो समानांतर धाराएं चली आ रही थी। प्रतीक्षा ने दोनों धाराओं का मिलन कर दिया, फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। आज उसने जो स्थान अपना बनाया है कला जगत में अपने अद्भुत सृजन से, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। यहाँ मैं उसके जीवन साथी स्वामी अपूर्व का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जिनकी सहमति और सक्रिय सहयोग के बिना प्रतीक्षा शायद ये सब ना कर पाती। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रतीक्षा पैदा होते से ही अपने साथ रंग लेकर आई। उस दिन होली का त्यौहार था। शुरू से ही उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक़ था। पूज्य ओशो ने उसको कलर पेन, पेंसिल वगैरह दिए थे, इससे उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। टाइम की बहुत ज़्यादा पक्की थी। यदि स्कूल जाने के लिए कंघी करने में मुझे 1 मिनट की देर हो जाए तो रोने लगती थी, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल से आई, कपड़े चेंज किए, फिर होमवर्क करने बैठ जाती थी। हमारे घर में शुरू से ही फ्रीडम थी, स्वतंत्रता से जीने की। शादी भी उसने अपनी मर्ज़ी से की थी। जब हम लोग पहली बार दिल्ली गए तो अपनी फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो कपड़ों में डिज़ाइन करती थी। कारीगरों को खड़े होकर खुद बताती थी वहाँ पर। वो कपड़े भी अपने बहुत अच्छी तरीके से रखती थी। एक बार मैंने उसकी अलमारी खोली, इतने अच्छे से उसकी साड़ियाँ और कपड़े रखे हुए थे जैसे दुकानों में लगे रहते हैं। मैंने ऐसा बोला कि दुकानों में लगे हैं, तो वो बोली मम्मी ख़रीद लो ख़रीद लो। हम दोनों बहुत ज़्यादा हंसे। उसने पेंटिंग शुरू की। पेंटिंग शुरू करने के पहले वो ओशो जी का लेक्चर लगाती थी और फिर ध्यानमग्न होकर पेंटिंग शुरू करती थी। पेंटिंग उस इतनी बारीकी से करती थी, उसकी देश विदेशों में भी सब लोगों ने तारीफ़ की थी। बिना ट्रेनिंग लिए मेरी बेटी इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, इसलिए मुझे अपनी
चित्र देखे हैं उन चित्रों ने मुझे वास्तव में चमत्कृत किया है। चित्र केवल रंग और कूची का मेल नहीं है, यहाँ चित्रों में एक अभ्यंतर का उदाहरण दिखाई देता है। प्रतीक्षा को मैं पहले से जानता हूं, लेकिन चित्रों के द्वारा मैंने जो उसका स्वरूप देखा है, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं उन्हें नमस्कार करूं और उन्हें बधाई दूं। मैं प्रतीक्षा जी को बधाई देता हूं। हम उनके इन्हीं चित्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आज साकार हो गया। यहां आने से पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरे सामने एक ऐसा परिदृश्य खुलेगा जो मुझे सोचने के लिए प्रेरित करेगा और वो खोज मेरे लिए एक आनंद का विषय होगी, इसका मुझे साक्षात्कार होगा। मैं स्वामी जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं प्रतीक्षा से कहूंगा कि वो निरंतर साधना करती रहें। चित्रकला नहीं है, केवल कूची और रंगों का मेल नहीं है, ये अंतर में जाकर कुछ खोजने की बात है। और चित्रावली देखकर मुझे इसी तरह की अनुभूति होती है।
ऑयल पेंटिंग्स हैं और सारे वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं मैंने। जैसे ज़िंदगी रंगों से भरी हुई है, उसी तरह मैं सोचती हूँ पेंटिंग में भी सारे ब्राइट कलर्स होना चाहिए। और पेंटिंग में ये है कि शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आप रंगों के द्वारा बहुत कुछ कह सकते हैं। मेरे बहुत अंदर से आ रहा है, ये मेरे माइंड से नहीं आ रहा है, हृदय से नहीं आ रहा है, मेरी बीइंग से आ रहा है सब कुछ। पिछले 32 सालों से मैं ध्यान करती रही हूँ और उन ध्यान की गहराइयों में जो मैंने महसूस किया है वो कोशिश की है कैनवास पे उतारने की। Here with Osho Luis. How can I dare to talk? I am reminded about what Osho said long ago when he differentiated between types of paintings. He talked about subjective painting and objective painting. And it is important to mention that there are a few examples of what exactly is subjective painting and objective painting. Most art or most paintings that we find today fall in the category of subjective painting. It is basically a catharsis of one's inner feelings that one pours onto canvas. But when it comes to objective painting, it has a higher resonance. It has a resonance because such paintings come through one's inner meditative state or point of view. This can follow not only in painting, but it can also happen in sculpture or dance forms or any other form of creative expression. प्रतीक्षा फैशन डिजाइन से कला की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। मैं फैशन डिजाइन की चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग कोणार्क गए होंगे सूर्य मंदिर को देखने के लिए। 1800-1900 साल पहले की वो
रचनाएं हैं। आपने शायद जाकर के देखा होगा, वहां एक मूर्ति ऐसी है कि जिसमें एक लड़की को तराशा गया है, उसका हाथ इस प्रकार से है, वहां उसका पर्स लटक रहा है। जो पर्स आज नौजवान लड़कियां लेके घूम रही हैं, उतना ही मॉडर्न पर्स 1800 साल पहले पत्थर पे तराशा गया। और इतना ही नहीं, उसका पहनाव मिनी स्कर्ट है। यानी उस समय के फैशन डिजाइनर को भी। मित्रों, हमारे यहां फैशन डिजाइनिंग में भी एक प्रकार से कला का तत्व तो होता है, इमेजिनेशन का होता है, लेकिन जीवन के साथ हमारे यहां कला कैसे जुड़ी है, आज किसी फैशन डिजाइनर को बता दीजिए कि ग्वाला हो, गाय और भैंस को चराने का उसका काम हो, उसके लिए किस प्रकार के कॉस्ट्यूम होने चाहिए, जरा फैशन डिजाइनर बना के दिखाते। मित्रों, मैं नहीं मानता हूं कि कर पाएंगे फैशन डिजाइनर, लेकिन हजारों साल पहले मेरे देश के उस कलाकार को पता था कि अगर उसको मलमूत्र के बीच में काम करना है तो उस रबारन जो है उसके कपड़े 6 इंच ऊंचे होने चाहिए ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। और जो रबारी है, जिसको गांव-गांव भटकना पड़ता है पशुओं के साथ, तो उसके जूतों की साइज और क्वालिटी इस प्रकार की होनी चाहिए। तो कितना प्रोफेशनलिज्म कला के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसके नमूना हमारे देश में दिखाई दे। मित्रों, हमारा देश पिज्जा हट का देश नहीं है कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक 1200-1500 किलोमीटर की यात्रा करें और हर 10-20 किलोमीटर के पर एक ही प्रकार का स्वाद, एक ही प्रकार का डिजाइन वाला मकान और पिज्जा हट देखते रहें। मित्रों, हमारे यहाँ केरल से निकलें, इटली से शुरू करें और दम-आलू तक पहुंच जाए कश्मीर जाते जाते। मित्रों, ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। ये तब संभव, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, चाहे जीवन के हर पहलू को आप देखिए, हमारे यहाँ उसके प्रति एक कलात्मक भाव रहा है। मित्रों, क्या कभी किसी ने सुना है कि पानी से भी संगीत बज सकता है? ये देश है जिसने पानी से संगीत बजाने की ताकत दिखाई है और जल तरंग आज भी विश्व के लिए एक प्रसिद्धि का, एक बड़ी प्रेरणा का कारण बना है। मित्रों, कला के कुछ कई रूप हो सकते हैं। कलाकार जब कलाकृति देता है तो उसका आनंद माँ से बहुत ज्यादा होता है। एक माँ के रूप में वो कला को जन्म देता है। प्रतीक्षा जी ने उस प्रकार से साधना करके इन कलाकृतियों को एक जीवंत रूप देकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसमें ज्ञान भी है, कला भी है, आस्था भी है और उसमें संस्कार भी हैं। उन सभी चीजों को आप जरूर आनंद उठाएंगे। फिर एक बार बहन प्रतीक्षा का, परिवार में अपूर्व का सहयोग है जिसके कारण ये काम हो रहा है। तो अपूर्व और प्रतीक्षा का बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।
excellent, beautiful painting. I could feel the metamorphosis of Srimati Pratiksha Apur from a fashion designer to this spiritual seeker. There's an excellent metamorphosis. I am really happy, and I congratulate Srimati Pratiksha Apur for this excellent presentation to the society. The greatness, the importance of Srimati Pratiksha Apur's painting is she has cautioned us about the real things through these paintings. She has brought out the gist of Upanishads, the gist of Osho's many sayings through these paintings. So we should be thankful to Srimati Pratiksha Apur for making us to move in this journey, to move in this odyssey towards the spiritual quest, and also become witnesses to these excellent messages. This exhibition, I think, really needed a person of Chief Minister's stature to get it inaugurated. Anyhow, the citizens of Bangalore are really happy to receive this exhibition, and I hope the young artists will feel inspired by this painting exhibition. मैंने लाइफ की ऑड एंड इवन परिस्थितियाँ दिखाई हैं। कभी फूल हैं, कभी कांटे हैं, कभी सुख हैं, कभी दुख हैं, पर हर परिस्थिति आपको कुछ सिखा के जाती है। तो मैंने अपना हाथ दिखा के ग्रेटिट्यूड दिखाया एग्जिस्टेंस के प्रति कि मैं हर परिस्थितियों मैं एग्जिस्टेंस के प्रति अपना एक ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड रखती हूँ। सब में मुझे कुछ सीखने को मिलता है। निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, मनुष्य का विचार, संसार में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो इसको सारे को बनाकर रखने वाली ये जो कला है, जो डिजाइन है, वो किसने बनाया है? ब्रह्मांड ने बनाया है, टोटलिटी ने बनाया है। वो समझना, बाह्य जगत को समझना और फिर अंतरिक्ष जगत को समझना, ये जब हो जाता है तो आदमी पूर्णत्व की ओर पहुंचता है। और उस वक्त उसको भगवान का दर्शन गॉड के नाम पे हो सकता है, अल्लाह के नाम पे हो सकता है, भगवान के नाम पे हो सकता है, अलमाइटी के नाम पे हो सकता है, नेचुरल एनर्जी के नाम पे हो सकता है, जो चाहे कह सकता। और ये चीज मुझे अपूर्वा जी के चित्रों में देखने को मिली। बाह्य जगत का सौंदर्य उनके चित्रों में अरेस्ट किया गया है, मगर अंतरिक्ष
उसका सौंदर्य भी उसके चित्रों के अंदर खिला हुआ है। और ये दूध में शक्कर डालने की बात हुई या सोने में सुगंध की बात होगी, पूर्णता के ओर पहुंचने का ये मार्ग है, समझे लगता है। और इसीलिए जितनी हम उनकी तारीफ करें, जितनी हम उनकी प्रशंसा करें, वो कम है। हमारी प्रार्थना रहे कि इनकी जो प्रतिभा है ऐसे ही फूलते रहे, खिलती रहे और पूरे ब्रह्मांड को व्यापित करने वाले, बाह्य ब्रह्मांड को और आंतरिक ब्रह्मांड को भी व्यापित करने वाले, और सौंदर्य जिसे कहते हैं, वस्तु का ही नहीं, विचारों का सौंदर्य, बाह्य जगत का नहीं, आंतरिक जगत का भी सौंदर्य उसमें से प्रकट हो जाए। और ओशो जी ने जो काम शुरू किया है वो चित्रकला से उसको वो आगे आगे लेते जाए, या उसी को कोई न भूले, इसलिए पुनः पुनः लोगों के सामने रखने के काम से उनसे हो। अभी अभी एग्जीबिशन का दर्शन किया मैं कहूँगा, तो मैं यही सोच रहा था कि स्पिरिचुअल जर्नी जिसने भी की, करोड़ों में कोई एक खुशकिस्मत जीव होता है जिसे ये जर्नी हासिल होती है, जिससे मंजिल मकसूद हासिल होता है। वो भी वो खुशनसीब जिसे मुर्शिद कामिल मिल जाए रास्ता दिखाने वाला। तो जब बंदा एनलाइटेंड हो जाता है, अंतर यात्रा भी शुरू हो जाती है, वो बाहर आके कुछ बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, जैसे गूंगा गुड़ को खा के कुछ उसका बता नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ओशो से निस्बत है इनकी, उन्होंने देखा भी, लोगों को दिखाया भी, खुद जागे भी और जगाया भी। जब साक्षी हो जाए बंदा, जब कंसंट्रेशन बंदे की हो जाए खुशनसीबी से, तो फिर तो यही आलम होता है जो हमने देखा एक एक तस्वीर को कि सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए, मैंने तेरे ख्याल की तितली तो पहुंच ली। सब रंग I am delighted to be here for a few reasons. One painting Pradaksha has done with more than 12,000 ohms with a Ganesh inside. And everything is vibrant, looks like illusion. You know, what you see really, it moves, you know, a little bit. It gives mathematical precision. You know, I am very surprised how she should have chosen the subject first. The theme, the subject and the theme, how she should have chosen, how she should have framed in her mind,
and how she should be improved upon, and given the idea of designing with the suitable colors in a frame. That is something astounding, I would say. No doubt, she has the real gene of the Oso family. अपूर्वा जी आज देश की एक उभरती हुई कलाकार है। ये उनका 8वीं प्रदर्शनी है और इस छोटी सी आयु में ही उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो इसके लिए वो के साथ कला का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इसके विश्लेषण में जाएं तो पाएंगे इसके कई पहलू हैं और एक एक पहलू के ऊपर एक घंटे बोला जा सकता है। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि अति सुंदर कलाकृतियाँ हैं और न केवल देखने से सुंदर है बल्कि ये अध्यात्मवाद से भी भरपूर है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग कह जाए और ये एक आपको सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगती मगर उससे आपको एक आध्यात्मिक एक सेटिस्फैक्शन होती है। Pratiksha is a
brilliant painter. We have about 10 paintings of hers at the Goa International Film Festival this year. And what is surprising and amazing about her paintings is the sheer uniqueness about her art. The little I know about Pratiksha, she has been a meditator, and her paintings come through her meditation. If you watch some of her paintings, they strike you as something that is very extraordinary. If you watch the lines, if you watch the figures, if you watch the colors, if you watch the designs on her paintings, they have a sense of vibrancy, a certain sense of resonance, a certain aliveness to her paintings, which is very rare. I often try to find out what is the reason as to why her paintings are so striking. And in my conversations with her, I discovered that she paints not casually, but very consciously. And that's one difference that we get to see between Pratiksha the painter and the other contemporary painters. Pratiksha paints through her meditation, through her meditative insights. And therefore those insights and those silences of meditation also reflect in her paintings. And that is what makes it stand out. प्रतीक्षा जी का एक विशेषता रही है कि वो इन गूढ़ रहस्यों के प्रति ऐसे गहरे रूप से उनकी समझ है, उनकी पकड़ है, उनको इतनी साफ स्पष्ट और गहराई को इतनी स्पष्टता से सरलता से साफ रख देते हैं कि देखने वाले की समझ में एकदम भाव जागृत होते हैं कि क्या सुंदर एक दृश्य है। हमारे अंतरतम का, हमारे अंदर के चक्रों का, हमारे जन्म का, सृष्टि का एक हार्मनी है ना बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, लाइफ एंड क्रिएशन। all units of life are united. देखिए, प्रतीक्षा जी की कला के बारे में जब बात करनी होती है तो मेरा बिल्कुल ही एक अलग विचारधारा है इसके बारे में, क्योंकि सामान्यतः जो कलाकार होता है ना, वो व्यक्त संसार के बारे में ही अपने दृष्टिकोण को रखता है। लेकिन प्रतीक्षा जी का जो विज़न है, प्रतीक्षा जी की जो दृष्टि है, वो अंतर मन से बाहर आने की है। इसलिए इस कला को एक अलग कैटेगरी में ही रखा जाता है, अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें कि आप अपनी दार्शनिक उससे प्रवृत्ति से आई हुई मनोवृत्तियों को स्पष्ट करते हैं। Pratiksha's art, I have seen her paint and the meditative state which she paints from
and because she paints from such a meditative state, it takes the viewer to a different level of consciousness and brings him into meditation, a state of meditation, just by looking at her art. जब आप पेंट करती हैं आपके स्टूडियो में, आप पहले ओशो के डिस्कोर्स चलाती हैं, आपसे उनका एक पारिवारिक रिश्ता है जी। उनकी एक अमिट छाप उनके जीवन पर, आपके जीवन पर रही है। सो वही प्रेरणा स्रोत हैं पूरे के पूरी मेरी लाइफ उनको डेडिकेटेड है, आप कह सकते हैं। ही इज़ इन माई बीइंग, इन माई ब्लड, इन माई जीन्स, इन माई मैरो, एवरीवेयर आई एम फुल ऑफ ओशो, यू कैन से इट। और उनसे ही जो एक्चुअली क्या है, वो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। एक दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में उनको डिकोड कर दिया है। और जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे ही सब कुछ ज्ञान ले सकते हो। और उस ज्ञान को ऐसा ही नहीं है कि सुन के मैं पेंट कर देती हूँ, मैं अपने ऊपर हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती हूँ। यानी कि आप ध्यान की उस मुद्रा में, उस स्थिति में आप जाते हो। और पर यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब कोई पेंटर पेंट करता है, चाहे वो इमेजिनेशन से कर रहा हो, पर उसने उस इमेजिनेशन को भी पहले कहीं देखा हुआ है, चाहे वो कोई एक सीनरी है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, कोई स्त्री का चेहरा है, पर इमोशन को, वो जो एक आनंद वाली स्थिति है विच इज़ नॉट टैंजिबल, विच इज़ नॉट अपेरेंट, सो हाउ डू यू पेंट दैट? मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता कहीं पेंट करने के लिए। जैसे लोगों को पहाड़ चाहिए, नदियाँ चाहिए, समुद्र का किनारा चाहिए या ग्रीनरी चाहिए, मैं अपने छोटे से स्टूडियो में बैठ के और पेंट करती हूँ, क्योंकि मेरा इनर जो कह रहा है मैं वो पेंट कर रही हूँ। मेरी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है जी, और जो भी मैं उस पर स्टाइल दे रही हूँ या जो भी आ रहा है वो सब अंदर से आ रहा है। पूरा कैनवास मेरे लिए एक लेबोरेटरी की तरह है और उस पर मैं काम करती हूँ और डायरेक्ट कैनवास पे ही पेंट करती हूँ। मैं कहीं स्केच पहले नहीं करती हूँ क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा है, वो मेरी शेयरिंग है, आप समझ नहीं सकते जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना ब्लिस से भरी हुई हूँ मैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि कोई एक इंसान कैसे मेडिटेटिव स्टेट से इतनी ब्लिसफुल स्टेट में आ सकता है और फिर वो पेंट करता है। और फिर उन पेंटिंग्स का रिफ्लेक्शन जब मैं देखती हूँ, क्योंकि जो सारी एनर्जी मेरी है उस पेंटिंग में आ जाती है, और जब भी वो जहाँ डिस्प्ले होती है या लोगों के घरों में लगती है तो उनका रिफ्लेक्शन उन लोगों ने मुझे बताया हुआ है कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है, कितनी हारमोनी ले आता है मेरा कैनवास। तो मुझे और गदगद हो जाती हूँ मैं सुन के कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं अपनी पेंटिंग के जरिए। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सरप्राइजेस हुए हैं। माई लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जी बिल्कुल। और अब हम रीसेंट सरप्राइज की बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का इनॉग्रेशन बिल्कुल हाल ही में हुआ है, जहाँ पर जो पहली प्रदर्शनी लगी वो आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स की लगी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट भी किया।